हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 6 पढ़े हम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का। पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो ये आखिरी लेक्चर है। मतलब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन चैप्टर छोटा सा ही था, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 3 टॉपिक्स ही हैं। पहले 2 पढ़ लिए, हम अब तीसरा पढ़ेंगे। तो तीसरा पढ़ने से पहले मैं आपको यही बात कहूंगा कि आप पहले 2 लेक्चर सुन लें एक बार। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है, इसके अलावा आप ये भी सुन सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपके पास होगा तो फिर ये रिएक्शन, ये जो लेक्चर है ये आगे चल सकता है हमारा। बहरहाल आप वो लेक्चर सुन के आए, फिर दोबारा इस वीडियो पे आ जाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, वहां पर ना आपको पूरी क्लास 10 की मिस्ट्री न्यू बुक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो उसमें से एक लेक्चर ये भी होगा। और इसके अलावा मैं ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो वहां पर भी लिंक शो हो रहा होगा आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आप वो जाके एक बार देख लो, तो फिर जाके ना यहाँ पर आना, फिर आपको ये समझने में भी आसानी होगी। बहरहाल अब हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ये हमसे क्या कहता है, टॉपिक का नाम पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन है, जिस तरह हमें यहाँ पर शो भी हो रहा है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसकी अब हम फिजिकल कंडीशंस चेंज करेंगे। अब वो फिजिकल कंडीशंस मुख्तलिफ तरह की होंगी, जैसे कि कैटलिस्ट हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, कि हम रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को डिस्टर्ब कर देंगे। वो स्टेप बाय स्टेप सारे डिस्कस करेंगे हम, कि किस तरह हम फिजिकल चेंजेस लाकर एक केमिकल रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं। ओके, अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। एक बात पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमारा जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जब वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम बनने के बाद जो प्रोसेस अब होने हैं ना, वो यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, उसके अंदर अब हमने डिस्टर्बेंस लेके आनी है। उसमें हमने डिस्टर्बेंस लेके आनी है, जिसको हम कह रहे हैं फिजिकल कंडीशंस चेंज कर रहे हैं। तो हम 5 तरह से डिस्टर्बेंस लेके आएंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, फिर जाके हम ऑब्जर्व करेंगे क्या उसमें रिस्पेक्टिव चेंजेस आई हैं। बहरहाल जो बात यहाँ पर लिखी है उसको पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा आपको। पहली बात ये है, फॉर गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन हैज अटेन्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहला स्टेप हमारा वही है कि हमने एक रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम के लेवल तक पहुंचा देना है। अब वो किस तरह पहुंचाएंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो इससे पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, मैं सारी बातें दोबारा नहीं करूंगा, यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं आज। इट विल बी रिमेन इन दिस स्टेट फॉर द इनफाइनाइट टाइम। अब वो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना एक चीज, तो फिर इनफाइनाइट टाइम, बहुत इनफाइनाइट टाइम का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिसको हम गिन भी नहीं सकते, उस टाइम तक ना उसी हालत में रहती है। अच्छा, लेकिन अब चेंज कर सकते हैं उसको, हमने उस हालत से निकाल लेना, तो निकालने के तरीके क्या है वो कहता है। एंड समहाउ डिस्टर्ब, अनलेस इट इज समहाउ डिस्टर्ब, कि अनटिल एंड अनलेस हम उसको डिस्टर्ब ना कर दें। अगर हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो फिर वो इनफिनाइट टाइम तक डायनामिक इक्विलिब्रियम के लेवल तक वो रहेगा वो रिएक्शन। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स दोबारा कन्वर्ट कर रहा होता है अपने आप को रिएक्टेंट्स में। सिर्फ ये याद कर लो बात। A reversible chemical system can be disturbed in the following possible way। अब हमने जो टॉपिक में बात की थी ना, हमने फिजिकल कंडीशंस को चेंज करना है एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर, तो वही हमने स्टेप बाय स्टेप हम 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे। उसमें कहता है कि हमने एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया रिएक्शन के अंदर, अब हमने उस रिएक्शन को डिस्टर्ब करना है। अब डिस्टर्ब करने के 5 तरीके हैं। तो पहला तरीका हमसे कहता है एडिंग और विदड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। मैं आपको यहाँ पर सारे नहीं पढ़ाने लगा। ठीक है, मैं पता क्या करूंगा, पहला पॉइंट मैंने पढ़ लिया, एडिंग और विड्रॉइंग वन और मोर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, ये पहला मैंने पॉइंट पढ़ लिया। अब जो बुक में इसके बारे में बातें लिखी है ना, वो सारी मैं आपको समझाऊंगा। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आऊंगा, वो समझाऊंगा, पॉइंट नंबर 3 पे आऊंगा, वो समझाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सारे पॉइंट्स पढ़ने से अच्छा है हम यहाँ पर टाइम जाया करने की बजाय पहले पॉइंट को देखें अच्छे से, पहले इसको समझ लें, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। ओके, लिखा हुआ है कि एडिंग, दाखिल करो या फिर निकालो, किसको, एक या फिर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स को। नीचे रिएक्शन देखो, N2 3H2 प्रोडक्ट ये बन रही है। रिएक्टेंट्स कौन से हैं, आप कहोगे कि ये रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। इसके अंदर रिएक्टेंट को ऐड करो या फिर रिएक्टेंट बाहर निकालो। ठीक है, 2 तरीके हैं। अब बुक ने हमें क्या बताया हुआ है, हम पहले वो देख लेते हैं। याद रख लेना बात कि हमने रिएक्टेंट्स के साथ छेड़खानी करनी है, प्रोडक्ट्स को नहीं छेड़ना भी हमने यहाँ पर। पहले पॉइंट में हमने सिर्फ रिएक्टेंट्स के साथ ही छेड़खानी करनी है, प्रोडक्ट्स को नहीं छेड़ना। वो पॉइंट नंबर 2 अभी दिखेंगे उसको भी। रिएक्टेंट्स याद कर लो, क्या दिया गिवन है, N2 है, नाइट्रोजन है, और साथ में क्या गिवन है, 3H2। N2 3H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये याद कर लेना बात। अब पहले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्या बताया है, कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स विल बी कांस्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जितने भी हमारे पास केमिकल्स है ना, अगर हम ओवरऑल बात करें, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जितने भी हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल है ना, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, एक कांस्टेंट अमाउंट में है इक्विलिब्रियम में। क्यों कांस्टेंट, मैं क्यों कह रहा हूं इसको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि N2 और 3H2 इतने ही हैं कि जितना 2NH3 बन रहा है,
और 2NH3 इतना ही है कि वो दोबारा N2 और 3H2 बन रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये दोनों क्या है, अभी इस टाइम वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में, इसको वो कहता है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, कि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट में दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। पहली लाइन का मतलब ये हुआ। अब एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर अब हमने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 याद करो जब हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि रिएक्टेंट्स के साथ छेड़खानी करो, चाहे तो रिएक्टेंट्स को ऐड कर दो मजीद, या फिर रिएक्टेंट्स को बाहर निकाल दो। और छेड़खानी करने का फायदा क्या होगा कि हम फिजिकल कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, हमने इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर से निकालना है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये इनफिनिट टाइम तक होता रहेगा। अब हमने इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। एट दिस स्टेज इफ वी ऐड N2 गैस, अगर हमने N2 मजीद ऐड कर दी, ठीक है, मिक्सचर के अंदर, यानी कि ओवरऑल हमने एक जो रिएक्शन हमारा जिस कंटेनर के अंदर हो रहा है ना, उस कंटेनर के अंदर, अभी बात समझा दूं फिर एक बार समराइज दोबारा करूंगा ताकि आपको ज़हन में बैठ जाए अच्छे से बातें। Its concentration will increase and the reaction will no longer maintain its state of equilibrium। इस पॉइंट तक देखो, कहता है कि अगर ना नाइट्रोजन पहले से अवेलेबल है, लेकिन अब हम क्या करें, जिस चैम्बर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है पूरा का पूरा, जिस चैम्बर के अंदर ये N2 3H2 और 2NH3 जो प्रोडक्ट बन रही है, ये रिएक्शन हो रहा है, उस चैम्बर के अंदर हम क्या करें, नाइट्रोजन को मजीद नाइट्रोजन बाहर से ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन, मिकदार नाइट्रोजन की मजीद बढ़ जाएगी। जब मिकदार बढ़ जाएगी नाइट्रोजन की, तो आप ये देखो, ये जो कांस्टेंट अमाउंट में हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल थे, अब ये कांस्टेंट अमाउंट में रहे हैं, आपका जवाब होगा नहीं रहे, क्योंकि नाइट्रोजन अब बढ़ चुका है। जब नाइट्रोजन बढ़ गया तो अब हमने क्या कर दिया, हमने इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, और अब हमारा जो एक रिएक्शन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। ओके, आ गई बात समझ। अभी तक हमने क्या किया, नाइट्रोजन ऐड कर दी बाहर से। और टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट अगेन, अब हमने डिस्टर्ब कर दिया था, अब हम कहते हैं कि हमने इसको दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके जाना है, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोबारा लेके जाना है इसको, जहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्शन बन रहे हैं, बोथ लेफ्ट टू राइट रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स एट ए टाइम एट द सेम रेट, ये रिएक्शन होना चाहिए, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहता है। एक बार सुन के आ जाएंगे ना पुरानी वीडियो, तो ये बातें भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी यहाँ पर। अब कहता है कि दोबारा हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे लेके जाना है इसको, फिर क्या करेंगे, नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया। अब हमारा जो रिएक्शन है ना, वो फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो गया, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करना शुरू हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या कर रहा है वो, पहले तो था ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहा था, उतना ही दोबारा राइट टू लेफ्ट आ रहा था, तो हम जज ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड है, क्योंकि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन हमने मजीद ऐड किया, तो अब हमारा रिएक्शन, हमें पता लग गया कि हमारा रिएक्शन अब फॉरवर्ड तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि अब ये नाइट्रोजन, इजाफी नाइट्रोजन मजीद इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और मजीद अमाउंट में अमोनिया प्रोवाइड करेगी। नाइट्रोजन और आ गई, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी और मजीद ये अमोनिया 2NH3 मजीद अमाउंट में ये प्रोड्यूस करेगी। दिस चेंज विल गो ऑन until a new state of equilibrium is reached। अब ये रिएक्शन होता रहेगा until and unless हम इस स्टेज पर ना पहुंच जाएं, at which the concentration of all the species will again become constant। एक इस पॉइंट पर ना पहुंच जाएं जिस पॉइंट पर हमारे पास दोबारा से डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जहां पर हमारे केमिकल स्पीशीज जो भी हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये तमाम के तमाम जो है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन ना कर लें, ऐसी वैल्यू जहां पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए। इन शॉर्ट, हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। दिस न्यू कंसंट्रेशन विल हाउएवर बी डिफरेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द अर्लियर इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो, आप सिंपल सी बात समझो, कहता है कि इस लाइन में जो कह रहा है ना, कहता है कि अब जो नई कंसंट्रेशन एस्टैब्लिश हो गई ना, हमारे जो छेड़खानी करने के बाद जो नई कंसंट्रेशन एस्टैब्लिश हुई है, अब वो मुख्तलिफ है पुरानी वाली कंसंट्रेशन से। क्यों, जाहिर सी बात है, हमारे पास जो पहले नाइट्रोजन था उसके मुकाबले में ही तो हमने मजीद नाइट्रोजन ऐड किया। जब नाइट्रोजन और ऐड हो गया, फिर उसने मजीद इसके अंदर जो हाइड्रोजन अवेलेबल था उससे एक रिएक्शन और जनरेट करना शुरू किया। जब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ, फिर उसी वजह से क्या बना, हमारा अमोनिया भी बढ़ गया। नाइट्रोजन बढ़ा, नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन से, फिर उसने जो बनाया अमोनिया NH3, वो भी बढ़ गया। जब वो बढ़ गया, तो अब हम क्या कहेंगे कि अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन इनिशियल स्टेज पे थी नाइट्रोजन ऐड करने से पहले, अब वो चेंज है। और जो अब हमने दोबारा ये काम किया है, नाइट्रोजन ऐड करने के बाद रिएक्ट हुआ है, फिर जो नई कंसंट्रेशन अब स्टैब्लिश हुई है, वो चेंज है। तो क्या ख्याल है, समझ आ गई पॉइंट नंबर 1? अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा पीछे करो और फिर सुनो। अच्छा, मैं आपको ज्यादा समराइज कर दूंगा, समराइज कर देता हूँ आपकी बात को। देखो, हमारे पास ना क्या है, एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने ना ये N2 भी डाली हुई है, ठीक है, हाइड्रोजन भी डाली हुई है, और हमने उसके अंदर क्या डाला हुआ है,
अमोनिया भी डाला हुआ है, NH3 लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। हमने इनिशियली किया क्या था, नाइट्रोजन ली थी और हाइड्रोजन ली थी, इन दोनों को मिक्सअप कराया एक चैम्बर के अंदर, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कैटलिस्ट प्रोवाइड किया, जिसने हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया करा दी, ठीक है। ये हैबर प्रोसेस होता है, उसके अंदर होता है ये प्रोसेस होता है, इसका नाम लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो बताने मैंने इसलिए बताया भी नहीं, लेकिन एक साइड इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद कर लोगे, हैबर प्रोसेस चल रहा है एक्चुअली, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए होता है। ओके, मैं बता रहा हूँ एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, उसको ये टेम्परेचर और ये कैटलिस्ट प्रोवाइड किया, फिर उसने अमोनिया की प्रोडक्शन कर दिया। अब हो ये रहा है, अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट रीच हो गया, जब हमारे पास 2NH3 बन गया, इनसे N2 + 3H2 से 2NH3 बन गया। अब कंसंट्रेशन इस लेवल पर रीच कर गई हैं कि हमारे पास रेट फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि लेफ्ट टू राइट रिएक्शन, ये इसका रेट बराबर हो गया रिवर्स रिएक्शन के, कि अब अमोनिया इस लेवल तक पहुंच गया कि वो दोबारा अपने आप को तोड़ने के काबिल हो गया। किस में तोड़ने के काबिल हो गया? N2 और 3H2 के अंदर, ठीक है बात। तो उस लेवल पर हम कहते हैं कि हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रीच हो गया। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मैं ओवरव्यू दे दिया आपको, कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो यहां हम पढ़ रहे हैं, हम वो कह रहे हैं कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, इसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। किस लिए? आप कह लें कि इसको इनफिनाइट टाइम इसको लग जाएगा कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर ही रहे, अनटिल एंड अनलेस हम ये काम ना कर दें कि हम इसको छेड़ छेड़ दें, ठीक है। हम रिएक्टेंट्स छेड़ दें, प्रोडक्ट छेड़ दें, या टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दें, वो आगे बात है। अभी पहले पॉइंट में मैंने बात किया कि अगर हम रिएक्टेंट्स को छेड़ दें, जब हम रिएक्टेंट्स छेड़ देंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसने इनफिनाइट टाइम तक चलता ही जाना था, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, हमको पता ही नहीं लग रहा था कि भाई डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड आ रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हमारे इस ओवरऑल प्रोसेस में कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जितने अमाउंट में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बन रहे हैं, उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में बन रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं लगना था। तो इसलिए हमने रिएक्टेंट्स को छेड़ा, हमने नाइट्रोजन मजीद ऐड कराई, मजीद बाहर से नाइट्रोजन जब इसके अंदर हमने ऐड करा दी, तो फिर हुआ ये कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हमने इंक्रीज कर दी, जिसकी बिना पर ये नाइट्रोजन ने दोबारा रिएक्ट करना शुरू किया हाइड्रोजन के साथ, और अब हमें पता लगा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई प्रोडक्ट की निस्बत, तो फिर क्या होगा, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर गया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करना शुरू कर गया, रिएक्टेंट्स अब कन्वर्ट करें हमने आपको प्रोडक्ट में। कंसंट्रेशन कम थी ना अभी अमोनिया की, जब नाइट्रोजन इंक्रीज हो गया, फिर एक सर्टेन लेवल फिर से वही आया कि नाइट्रोजन ने ना हाइड्रोजन से रिएक्ट कर करके ना इतना अमाउंट ऑफ अमोनिया बना दिया कि जो है इनका ना जो कहने की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट अमाउंट में आ गई, कि इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकती है मजीद। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अमोनिया अब इस काबिल बन गया कि वो दोबारा अपने आप को तोड़ सके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। तो ये अब हमारे पास फिर एक नई कंडीशन हो गई। पुरानी हमारे पास कंडीशन ये थी जब कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कम थी, अब नई कंडीशन हमारे पास ये आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा होने की वजह से अब हमारे पास अमोनिया की अमाउंट भी ज्यादा हो गई। तो ये था समराइज हमारा पहला, जो मैंने पहली हेडिंग पढ़ी है इसके, पॉइंट नंबर 1 हमारा हुआ क्लियर। चलो जी, पहले पॉइंट में हमने क्या किया, रिएक्टेंट्स को छेड़ा। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, एडिंग और विदड्रॉइंग, ऐड करेंगे या फिर निकाल देंगे वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट स्पीशीज। प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ यही अमोनिया, ये एक ही प्रोडक्ट है, तो हम सिर्फ यही बात करेंगे। अब हमने पहले पॉइंट में रिएक्टेंट्स को छेड़ा था, ठीक है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट करवाया था, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को छेड़ेंगे। अब किस तरह छेड़ेंगे, बुक ने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। चलते हैं जी यहाँ पर नाव पर। Now let us disturb the equilibrium again by withdrawing some of the ammonia gas form. प्रोडक्ट छेड़े ना, प्रोडक्ट क्या थी, अमोनिया थी NH3। अब वो कहता है कि अमोनिया को छेड़ो। क्या छेड़ना है उसको हमने, कि अमोनिया की कुछ अमाउंट जो है ना पूरे कंटेनर में से, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर में से अमोनिया की अमाउंट निकाल दो। तो अब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन अमोनिया की जो है ना वो डिक्रीज कर गई, कंसंट्रेशन अमोनिया की डिक्रीज कर गई, यानी कि अमोनिया की मिकदार है ना वो अब कम हो गई। अब क्या होगा, टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम स्टेट, यही इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा रिस्टोर करने के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाने के लिए अब करना क्या पड़ेगा, मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा से रिएक्शन करना शुरू कर देंगे और वो मजीद अमोनिया बनाना शुरू कर देंगे। व्हेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, फिर जब इक्विलिब्रियम ये जो लेवल है वो रीच कर जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी स्पीशीज शैल अगेन बिकम कांस्टेंट। फिर इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तो फिर क्या होगा, दोबारा से कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की दोबारा से बराबर हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम दोबारा से डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूं कि पहले दो पॉइंट्स जो है ना आपको आ गए हैं समझ। जब ये पहले दो पॉइंट समझ आ गए हैं तो फिर क्या होगा, अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अगला जो हम पढ़ेंगे ना इफेक्ट, वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब अभी तक मैं आपको एक बात
बता दूं दोबारा से हम पढ़ क्या रहे हैं इसमें, वही बात हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। अगला हम तीसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं। हम पढ़ ये रहे हैं कि अब जब हमारा कोई रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा तो हमने उसको किस किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो डिस्टर्ब करने का फायदा क्या है? फायदा बिल्कुल सिंपल है। आप चाहते हैं कि आप अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम को छोड़ दें, ठीक है, इस जो रिएक्शन ने अचीव किया हुआ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसको हम छोड़ दें, और फिर हम क्या करें, अगर हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो वो ज्यादा बनवा लें, अगर हमने रिएक्टेंट की फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो हम उसको ज्यादा बनवा लें, ठीक है। तो ये इसलिए हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। अब जो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर हमसे ये बताता है कि अगर हम जब टेम्परेचर चेंज लेके आएंगे, या तो टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही होगा ना, यही हो सकता है टेम्परेचर चेंज में। तो हम यहाँ पर जस्ट यही बताएंगे कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे इस पूरे रिएक्शन का, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम को इफेक्ट तो होगा, इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम खत्म तो हो जाएगा, लेकिन वो करेगा क्या, उसमें क्या चेंजिंग आएगी, किस तरह बिहेव करेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर केस यही होगा कि हम जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या इफेक्ट होगा इस पूरे डायनामिक इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन के ऊपर। अच्छा, अभी तक आप देखो क्या नजर आ रहा है। अभी तक हम ये देखते हैं हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, जो कि हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। साथ में ना हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का जो ये साइन है वो बना हुआ है, डबल एरो, और ये हीट कॉन्टेंट है। साथ में प्रोडक्ट ये बन रही है अमोनिया, ठीक है। ये हैबर प्रोसेस ही चल रहा है। ओके, यहाँ पर डेल्टा एच है ना, वो गिवन है -92.4। पहली बात तो ये मुझे आप बताएं, अगर चैप्टर नंबर 5 मेरे साथ पढ़ा है आपने, तो आपको पता होगा कि डेल्टा एच जब नेगेटिव में होगा तो हमारा रिएक्शन किस तरह का हो रहा है ये। तो आपका जवाब होगा, अगर नेगेटिव में होगा तो हमारा जवाब है कि हमारा रिएक्शन जो है ओवरऑल ये है एक्सोथर्मिक, यानी कि जब जब ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट मिल रहे हैं ना, तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे, बल्कि साथ साथ हीट कंटेंट भी रिलीज कर रहे हैं, और वो हीट कंटेंट जाके सराउंडिंग में शामिल हो रही है। जब सिस्टम में से हीट निकलेगी तो हमारा इंथैल्पी चेंज नेगेटिव में आएगा, और इस वाले रिएक्शन को हम बोल देंगे कि ये हमारे पास है एक्सोथर्मिक। ठीक है, यहां तक तो हो गया बात क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात अब हम ये करेंगे, अब हमने करना है इस डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को अब हमने इफेक्ट करना है। इफेक्ट कैसे करेंगे, इसको इसके साथ छेड़खानी करनी है, इसको डिस्टर्ब करना है। अब डिस्टर्ब कैसे करेंगे कि हम बाहर से, सराउंडिंग में से इसके अंदर टेम्परेचर यानी कि हीट को इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन के अंदर अब क्या करेंगे, हम हीट इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब हीट इंट्रोड्यूस करेंगे तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा इसका, टेम्परेचर आपका जवाब होगा इंक्रीज होगा। अब इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आ गई ना बात समझ। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट हो रहा है, और फिर टेम्परेचर, अगर हम इसके वाइस वर्सा काम करें, टेम्परेचर डिक्रीज करें, यानी कि हीट सिस्टम में से बाहर निकाल दें, इस पूरे रिएक्शन में से हीट बाहर निकाल दें, फिर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, अब पढ़ते जाते हैं साथ साथ और इस बातों को समझते जाते हैं। स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एक्सोथर्मिक, अभी बता दी थी बात मैंने, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब ये यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, एंड हेंस दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इफ द रिवर्स डायरेक्शन। और जब हम इसको यहाँ से यहाँ पर लेके जाएंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वाली साइड पे लेके जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट बनी थी ये, इसने साथ साथ इस हीट कंटेंट को भी रिलीज किया था, तो इस प्रोडक्ट को मजीद हीट चाहिए, मजीद हीट चाहिए ताकि दोबारा वो रिएक्टेंट्स बना सके। ऐसे ही है ना, मजीद हीट चाहिए ताकि वो दोबारा रिएक्टेंट बना सके। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे ये हो जाएगा फिर एंडोथर्मिक। जब रिवर्स में आ रहे हैं तो एंडोथर्मिक, जब फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो फिर एक्सोथर्मिक। चलो जी, अगली बात पढ़ते हैं। इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, और फिर अब हमने इसके साथ छेड़खानी करनी है। क्या छेड़खानी करनी है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देना है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। फिर क्या होगा, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड अगेन। सही है बात। द डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन इज नेगेटिव, अभी कह रहा है कि डेल्टा एच नेगेटिव में है इसकी। दिस मींस दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग N2 and H2 इज हायर देन दैट ऑफ अमोनिया। अब जितनी टोटल एनर्जी है ना किसी इस पूरे सिस्टम की, इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है जिसके अंदर N2 और H2 है, इसकी जो एनर्जी है ना वो ज्यादा है किससे, अमोनिया से। अच्छा, इसकी एनर्जी ज्यादा है अमोनिया से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो साथ में अमोनिया बनाया ही बनाया, लेकिन साथ में कुछ हीट कंटेंट भी रिलीज किया। इसकी एनर्जी ज्यादा थी तो हीट बनी है ना इससे, ये बात समझो बस, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल पुश द रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब हमने इसमें छेड़खानी किया क्या, कि इसमें हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो वो कहता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इस रिएक्शन के, तो इक्विलिब्रियम पुश कर जाएगा टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पुश करेगा टुवर्ड्स बैकवर्ड रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे।
तो अब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने का हमें इसके साथ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का कुछ तो फायदा हुआ। फायदा इन अ सेंस ये हुआ, अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन चाहिए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम के अंदर हीट को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा अमोनिया जो है ना वो टूटना शुरू हो जाए, कन्वर्ट होना शुरू हो जाए और रिएक्शन बैकवर्ड तरफ होना शुरू हो जाए ताकि वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है, यहां तक बात ठीक आ रही है ना। अब आप ये खुद ही देखो कि यहाँ पर हमने कहा था कि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड वे में था तो कुछ हीट कंटेंट को जो है ना ये क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है साथ में। जब हम टेम्परेचर एडिशनली बाहर से देंगे, जब हम एडिशनली टेम्परेचर बाहर से देंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अपने आप को खुद बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जब वो खुद बैलेंस करने की कोशिश करेगा तो फिर वो अपने आप को पुश करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, वो अपने आप को पुश करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि उसको एडिशनली बाहर से जो टेम्परेचर इंक्रीज करने की एनर्जी दे रहे हैं ना, वो टेम्परेचर इसके अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जब टेम्परेचर यानी कि हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या करता है, आपने भी बताया तो था मैंने आपको, जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, उसके साथ जो प्रोडक्ट्स है ना, एक प्रोडक्ट ये थी, प्रोडक्ट ये थी, जब ये यहाँ से यहाँ बन रहा था तो ये दोनों प्रोडक्ट दोबारा मिल रही हैं बाहर से हीट आने की वजह से। अमोनिया बाहर वाली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। उम्मीद करता हूं मैंने हर तरह से क्लियर कर दी बात, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। आखिरी लाइन पढ़ते हैं सब। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब हम इसको रिवर्स काम कर लें। टेम्परेचर अब पहले हमने इंक्रीज किया था, अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो कहता है विल टेम्परेचर विल ड्राइव द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था ना, उसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज करने से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अगर छोटा सा समराइज करूं तो मैं वो यही बात बताऊंगा आपको कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अमोनिया को एडिशनल हीट मिल गई। जब एडिशनल हीट मिल गई इसका मतलब है कि ये आसानी से अब ये और ये बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह अब अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे सिस्टम का, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इन्होंने ऑटोमेटिकली ये हीट तो छोड़नी ही छोड़नी थी ना। अब जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने से ये मजीद हीट जनरेट करेंगे। तो जो हीट डिक्रीज की थी हमने, अब ये रिएक्शन खुद हीट जनरेट कर रहा है, तो वो हीट डिक्रीज और इंक्रीज वाले जो फैक्टर है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर एक टाइम फिर आएगा कि इन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करने के बाद ये फिर से डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम ली चैटलियर प्रिंसिपल। लेकिन ली चैटलियर के बारे में डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुई है, तो मैं आपको इसलिए मैंने आपको शुरू से बताया नहीं था इस बारे में। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लें, और इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। आ गई होंगी बातें समझ। चलते हैं अगले वाले पे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का चेंज लाने की वजह से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। प्रेशर चेंज लाने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे। चौथा पॉइंट है ये। इसके बाद एक और पॉइंट और है, फिर एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने हैं इस लेक्चर में, तो बोर नहीं होना आपने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पर ना मैं आपको समझा दूं पहले रिएक्शन में क्या समझा रहा है। N2 3H2 और 2NH3, पुरानी बातें, पुराना रिएक्शन। अमोनिया प्रोडक्शन हो रही है हैबर प्रोसेस के अंदर। ओके, यहाँ पर N2 के मोल कितने, 1 है बिल्कुल। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर समझो 1 है। यहाँ पर 3 है तो समझो 3 मोल्स हैं। यहाँ पर 2 है तो समझो 2 मोल्स हैं। अभी आप सिर्फ ये देखो, यहाँ पर 1 और 3 है तो टोटल मोल्स हो गए 4, यहाँ पर 2 है तो टोटल मोल्स हो गए 2। हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड में 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड में 2 मोल्स हैं। मोल्स का डिफरेंस आ गया यहाँ पर। ठीक है, मोल्स का डिफरेंस आ गया, इस बात को ज़हन में बिठा लेना क्योंकि अब ये यही बात हमारे काम आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस बात को। चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोस गैसियस रिएक्शंस इन व्हिच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड। ओके, यहां तक बात समझो। कहता है कि प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर चेंज करके कुछ नया असर हमें कब शो होगा, ये उसी वक्त शो होगा जब हमारे पास कोई रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म हो। ठीक है, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, अमोनिया भी गैसियस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म में हो। और प्लस क्या है कि उनके जो मोल डिफरेंस है ना, रिएक्टेंट वाली साइड में प्रोडक्ट वाली साइड में मोल्स का डिफरेंस हो। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 मोल्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 2 मोल्स है, तो मोल डिफरेंस आ गया। तो अमोनिया की एग्जांपल हमें फिट एंड बैठती है प्रेशर चेंज समझने के लिए। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस मीट सच अ कंडीशन, अब वो कहता है कि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है ना, वो ये कंडीशन को मीट कर रही है। ठीक है, उस पर कंडीशन लागू हो रही है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है अमोनिया भी गैस है और ये बन किससे रहा है, ये भी गैस से बन रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और प्रोडक्ट डिफरेंस भी है इनके अंदर, और सॉरी मोल डिफरेंस भी है इनके अंदर। एक दफा एक तरफ 4 मोल्स हैं, एक तरफ 2 मोल्स हैं। तो ये अमोनिया का जो रिएक्शन है ये कंडीशंस मीट कर रहा है। आपका जवाब होगा बिल्कुल कर रहा है। द स्टेट ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रिएक्शन मिक्सचर। अब कहता है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, किस तरह करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, जिस तरह टेम्परेचर के साथ हमने खेला था उस तरह यहाँ पर ये करेंगे, प्रेशर के साथ खेलेंगे।
इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस आर प्रोड्यूस, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस। बिल्कुल ठीक है, 4 मोल्स थे, एक था नाइट्रोजन का और 3 थे हाइड्रोजन के, 4 मोल्स हो गए रिएक्शन वाली रिएक्टेंट वाली साइड पे, ठीक है। और प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास 2 मोल्स हो गए, 2NH3। इफ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे है, एंड द प्रेशर इज इंक्रीज, और फिर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, फिर क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। टू रिस्टोर दिस द रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड इन विच द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। अब हमने यहाँ पर यह समझना है कि अब हमने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया था इन्होंने, फिर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या होगा, अब ना अब ये जो पूरा रिएक्शन है ना, ये खुद से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ली चार्टियर प्रिंसिपल कि अपने आप को, जब हमने बाहर से कोई छेड़खानी कर दी इसके साथ, तो फिर अब ये रिएक्टेंट्स जो है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट खुद से अपने आप को बैलेंस करने की, अपने आप को दोबारा इक्विलिब्रियम में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पहुंचाने की कोशिश क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि अपने जो रिएक्शन है ना, वो मूव कर देंगे टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो क्यों कर देंगे, क्योंकि वो कहता है कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, वो रिएक्शन उस तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट से अब बनेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिएक्टेंट से अब प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे जब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। मोल्स यहां पर कम है ना, और यहां पर मोल्स ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है यहां पर। तो जहां पर मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन का रुख जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, वो उस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, यानी कि रिएक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सही है ना। अब अगर हमने जिस तरह टेम्परेचर में बात की थी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट दूसरा था। यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट ये है कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, उस तरफ रिएक्शन अपना रुख कर लेगा। ये दोनों तरफ मूव करने की बजाय वो सिर्फ एक तरफ मूव करेगा, ठीक है, इन अ फॉरवर्ड वे। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज थर्स फेवर्ड एट हाई प्रेशर। चलो जी, एक ये आखिरी लाइन की वजह से ना, मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने खुद सोचना फिर मैं जवाब देता हूँ उसका। बहुत बेसिक सवाल है। मैं चाहता हूं कि मैंने सेटअप अरेंज किया, सेटअप ये मैंने अरेंज किया, और अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे यार ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, मुझे ये N2 3H2 और अमोनिया, इन तीनों में से ना मुझे जस्ट अमोनिया ही चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, अब आप इसका जवाब सोचें। जवाब सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जवाब देता हूं इसका। अगर मैंने सिर्फ अमोनिया ही की प्रोडक्शन चाहिए, मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अब नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से एडिशनली प्रेशर को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। मैं इस पूरे सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो फिर मेरा रिएक्शन मूव होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड फॉरवर्ड, यानी कि ये रिएक्टेंट्स अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीटली कन्वर्ट करने की तरफ ले जाएंगे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो मेरे पास अमोनिया की जो प्रोडक्शन है ना, वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जब ज्यादा अमोनिया चाहिए तो क्या करो, इस पूरे सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज कर दो। तो मेरा ख्याल है मजे मजे की बातें आपको समझ आ रही हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आखिरी जो हमारे पास इफेक्ट है ना, वो है इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या असरअंदाज करेगा हमारे इक्विलिब्रियम को, ठीक है। अब हमने वो डिस्कस करना है। पहली बात जो है बिल्कुल पुरानी लिखी हुई है, एट द स्टेज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। बिल्कुल पता है हमें, हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करके आ चुके हैं डिटेल से, और ये बात तो हमें अच्छे से पता ही है। आगे, अब कैटलिस्ट का क्या रोल प्ले करता है, कहता है कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है ना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है उस टाइम वो रेट भी इंक्रीज कर देगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जल्दी बनाएगा, और साथ साथ क्या करेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जब बनाने होंगे तो वो काम भी जल्दी जल्दी कर देगा। तो कैटलिस्ट दोनों तरह फेवर करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी। सो इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट, रिवर्सिबल रिएक्शन ही पढ़ते आए हैं अभी हम, सारा ऊपर जो पढ़ते आए हैं ना, जो अमोनिया फॉर्मेशन देख रहे थे, वो रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। आगे ये भी दिया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हो। So if a reversible reaction is carried out in the presence of a catalyst, it will decrease the time taken. तो फिर कैटलिस्ट अगर हम ऐड कर देंगे इस पूरे रिएक्शन के अंदर, तो फिर क्या करेगा, ये टोटल टाइम जो है ना रिएक्शन का, वो डिक्रीज करेगा। अब वो कौन सा टाइम डिक्रीज करेगा, बाय द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहुंचाने में जितना टाइम लगना था ना, तो वो टाइम को ये कम कर देगा, और फिर जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। आप यही बात करो कि अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, जिस तरह अभी हम ऊपर देख के हैं अमोनिया का, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर यहां पर कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें, तो फिर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जल्दी बनाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी जल्दी बनाएगा। तो इसका फायदा ये होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह रहे हैं, वो अटेन करने में बहुत जल्दी करेगा रिएक्शन,
ठीक है, तो इसका ये फायदा है, टाइम बच जाएगा। टाइम की बचत कराने के लिए अगर आपको फायदा चाहिए तो फिर आपका ये काम है कि आप किसी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दो। तो वो कैटलिस्ट डिपेंड करता है वो कैटलिस्ट क्या होता है। अमूमन जो कैटलिस्ट होते हैं ना इस तरह की फॉर्मेशन में, तो वो ना यूज होते हैं, मेटल्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है। अब इसमें से याद क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को याद करना है अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सारा कुछ इसमें याद करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अलग अलग ये हेडिंग्स आ सकती हैं, 5 पॉइंट्स हमने पढ़े, ये पांचों अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है ना, हमने ये देखो अभी आप जरा ये 5 पॉइंट पढ़े हैं। ये पहला वाला पॉइंट हमारा शुरू होता है यहाँ से, कंसीडर से लेकर यहाँ पर खत्म हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ पर खत्म हो रहा है। तीसरे पॉइंट की पूरी हेडिंग बनी हुई है, और चौथे पॉइंट की पूरी हेडिंग बनी है, पांचवें पॉइंट की पूरी हेडिंग बनी है। तो ये कैटलिस्ट वाला हमने यहाँ तक बात खत्म कर ली। अभी हम क्या करते हैं, इस बुक को करते हैं बंद और रजिस्टर खोल लेते हैं, ताकि हम ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक, ठीक है, जिसके 3 क्वेश्चन आगे फर्दर 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को सॉल्व करें। और इसके अलावा जो है ना, एक एक्सरसाइज का हमारे पास ये क्वेश्चन है बहुत लंबा डिटेल से। ठीक है, तो ये 2 सवाल अब हमने सॉल्व करने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें सारी आपको समझ आ गई होंगी। एक चीज और देख लो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, या पढ़ के देख लो, जो भी मैं हैबर प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहा था ना, अमोनिया फॉर्मेशन की, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अमोनिया कहाँ कहाँ काम आता है हमारे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रजिस्टर की तरफ। अच्छा बच्चों, 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अनदर क्यों कह रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं अमोनिया फॉर्मेशन के एग्जांपल, जो पूरे टॉपिक में उसी को डिस्कस करते रहे हैं। तो यहाँ पर एक और रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया, और जो कि है इक्विलिब्रियम पे। कहता है कि हमारे पास जो है ना इक्वेशन ये है कि फॉस्फेरस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा मतलब होता है 5, और क्लोराइड है Cl। तो 5 क्लोराइड किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। ये देखो लिखे हुए नजर भी आ रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है किसके अंदर, PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ये जो चीज है ना, ये चीज ये होगी हमारे पास रिएक्टेंट्स, और ये चीज है हमारे पास प्रोडक्ट। हैरान परेशान नहीं हो जाना कि रिएक्टेंट्स हमेशा ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट कम होते हैं, ऐसा कभी कोई रूल नहीं है जनरल हमारे पास इस तरह का। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये हमारे पास है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड पे बन रहा होगा उसको हम कह देंगे ये प्रोडक्ट है। तो PCl5 टूट रहा है किस में, PCl3 में और Cl2 में। यानी कि PCl5 जो कि रिएक्टेंट है, अगर वो टूटेगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तो फिर वो 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, PCl3 और क्लोरीन Cl2 गैस। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस। क्या कहता है कि यहाँ पर इक्वेशन देखें, 1 मोल, यहाँ पर PCl5 के साथ कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो हम समझेंगे यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये 1 मोल हो गया। PCl3 के साथ कुछ लिखा नहीं लिखा, तो ये भी 1 मोल हो गया। Cl2 के साथ कुछ लिखा नहीं लिखा, तो ये भी 1 मोल हो गया। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 1 मोल है, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 1 + 1, हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है। किस साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर। ठीक हो गया, तो ये लिखा हुआ है 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस। द रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक, द रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक, मतलब है कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है ना हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी की, वो आएगी हमारे पास पॉजिटिव में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, यानी कि ये PCl5 ने हीट को एब्जॉर्ब किया, फिर जाके हमारे पास ये, नहीं सॉरी, एज अ होल अगर सिस्टम की बात करेंगे ना, इस पूरे सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, फिर जाके ये प्रोडक्ट बनी है, इस तरह बोलने ये क्लियर बात होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ा था हमने, कि जब प्रोडक्ट बनती है तो साथ साथ हीट रिलीज होती है। यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हीट रिलीज नहीं होगी बल्कि हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, फिर जाके प्रोडक्ट की मुकम्मल फॉर्मेशन होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कीपिंग इन व्यू द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये बातें हमने समझ ली हैं, अब इन्हीं बातों की बुनियाद पर ये 3 सवालों का जवाब देते हैं। नंबर 1 कहता है व्हाट विल हैपन इफ द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड। अगर हम गैस के मिक्सचर को कंप्रेस कर देंगे तो फिर क्या होगा। ये वही जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना प्रेशर वाला, ये उसी से रिलेटेड यहाँ पर इसने बात पूछी हुई है। तो हम करते हैं इसका आंसर, जो ए का आंसर है ना वो लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हम कहेंगे व्हेन द गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड, जब गैस का मिक्सचर कंप्रेस होगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा, प्रेशर लफ्ज अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो खुद ही आप सोच लो कि अगर हम इंसानों के ऊपर कोई जोर लगा रहा है, आपके ऊपर कोई जोर लगा रहा है, आपको दबा रहा है जोर से, तो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। खुद ही सोच लो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपका अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है।
आप प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, उस इंसान को जो आप पे धक्का लगा रहे हैं ना, आपको दबा रहा है, उसको परे करेंगे, दूर करेंगे उसको। ठीक है, सिस्टम भी यही काम करेगा। तो आप इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे, व्हेन अ गैस मिक्सचर इज कंप्रेस्ड, प्रेशर हमारा हो गया इंक्रीज सिस्टम का। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस। अब प्रेशर वाली कंडीशन क्या होती है, प्रेशर वाली कंडीशन हम पढ़ के आए थे, ये होती है कि जो हमारे पास हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में मोल्स कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में मोल्स कितने हैं। तो जहां पर कम मोल्स होंगे वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही बात लिखेंगे। अभी बढ़ के आए ना टॉपिक के ऊपर प्रेशर वाले में, यही तो बात, ये नहीं जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो हम कहते हैं सिंस देयर आर मोर मोल्स ऑफ गैस, कहां पर, ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड। दो मोल्स है ना, एक PCl3 का और एक Cl2 का। अच्छा, फिर अब क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कई ज्यादा है, हम लिख लेते हैं कितने मोल्स, 2 मोल्स। देन देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कौन सी है, PCl5, तो लिख लेता हूँ मैं PCl5। ठीक है, टू रिड्यूस प्रेशर, तो सिस्टम यही काम करेगा, प्रेशर रिड्यूस करेगा और अपने आप को दोबारा से इक्विलिब्रियम, जो कि हम कह रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस फॉर्म में अपने आप को दोबारा से कन्वर्ट कर लेगा। सही है बात, पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड Cl2 गैस टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यहाँ थोड़ा गन साफ करें, अब देखो जरा। यहाँ कहते हैं कि जो हम ना, क्या होगा अगर हम Cl2 गैस, ये जो गैस है ना, इसको मजीद ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर। जब एक सिस्टम हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका है, उसके बाद फिर हम इसका छेड़खानी कर रहे हैं, और छेड़खानी क्या कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर Cl2 गैस मजीद इंक्रीज कर रहे हैं। जब हमारे पास Cl2 गैस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, Cl2 गैस की कंसंट्रेशन यानी कि इसकी मिकदार बढ़ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो फिर हम ये सिस्टम क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए खुद को Cl2 PCl5 मजीद रिएक्शन करना शुरू करेंगे और क्या बनाना शुरू करेंगे, PCl5। ठीक है, तो फिर हमारा हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहां पर शिफ्ट होगा, वो होगा राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। तो यही हम इसका जवाब लिखेंगे। चलो भाई तंग मत करो, सीधे हो जाओ। ओके, जो बातें बताई है ना मैंने आपको बस जल्दी मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इफ वी ऐड Cl2 गैस, वी वी आर, क्या हो गया, वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, Cl2 मजीद ऐड करोगे सिस्टम में तो क्या होगा, Cl2 की तादाद बढ़ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट कहां पर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। और रिएक्टेंट साइड कहां पर है, टुवर्ड द रिएक्टेंट साइड PCl5, टू रिड्यूस, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए और अपने आप को दोबारा से अपनी असल हालत में ढालने के लिए। ठीक है, तो रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडेड Cl2। ठीक है, चलो जी, दूसरा क्वेश्चन भी अब हमारा हुआ इख्तिताम पजीर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड। ये जो क्वेश्चन हम जितने भी कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ अभी हम जो पहले 5 पॉइंट पढ़ के आए हैं ना, खास तौर पे ये प्रेशर वाला पॉइंट पढ़ के आए हैं और एक टेम्परेचर वाला पॉइंट पढ़ के आए हैं। पढ़ के तो 5 आए हैं कि अगर हम रिएक्शन के साथ कुछ पंगे ले लें तो फिर क्या इफेक्ट होगा उससे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया रिएक्शन में, अब उसके साथ हम पंगे ले लें तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ये वही बातें हैं। तो हम उसी को रिलेट करते हुए, उसी को देखते हुए इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, बड़े आसान करके लिख रहा हूँ मैं। रिएक्शन वो जो लेक्चर है आप एक बार ले लो, तो फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई परेशानी की बात नहीं है आपके लिए।
ठीक है ना। तो इसलिए मैं करता हूँ व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। टेम्परेचर वाला पॉइंट ध्यान में लाओ, क्या हुआ था सेम वही बात यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखना है, एक चीज का और ख्याल रखना है, ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। पता था ना यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक में चेंज होता है, उल्टा होता है आपस में ये। हमने जो टेम्परेचर वाले पॉइंट में बातें पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी विद रिस्पेक्ट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर लेंगे एंडोथर्मिक में, बस वो यहाँ से लिख लेंगे। बड़ा आसान सा आंसर है। चलो भाई लिखते हैं साथ साथ। ये पेज तंग करने लगे मुझे, शुक्र है सही हो गया। अच्छा जी, सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, PCl5 से अब क्या बनना शुरू हो जाएगा, PCl3 एंड Cl2। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। याद करो सेम हमने इसका उल्टा किया था जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, जहां पर सिस्टम में से हीट निकलती है, यहाँ पर सिस्टम को हीट चाहिए रिएक्शन करने के लिए। ठीक है ना, ऐसे ही है ना। अब रिएक्शन हमारे पास क्या एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो PCl5 को मजीद एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को तोड़ेगा, डिकम्पोज करेगा इन द फॉर्म ऑफ PCl3 एंड Cl2। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर रहा है, इक्विलिब्रियम shifts towards the towards the towards the प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यानी कि कहाँ प्रोडक्ट साइड है, Cl3, PCl3 और Cl2, ये हमारे पास है क्या, प्रोडक्ट साइड। चलो भाई इसको अब देख लो, इसके जवाब शवाब लिख लो अच्छे से और इनको याद भी कर लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं कहाँ पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा और आसान सा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट उम्मीद है। अगर नहीं लिया होगा तो फिर वीडियो को पॉज करके ले लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आसान सा है और क्या कहता है, हमें पहले बात समझेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग जवाब दे देंगे। कहता है द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इज कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइल एसीटेट बनाना ना कमर्शियली इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत जरूरी है। अच्छा क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज यूज एज अ थिनर इन द पेंट इंडस्ट्री। पेंट को पेंट को पतला करने के लिए, थिन करने के लिए, ताकि वो इजिली एप्लीकेबल हो जाए, ये उस लिए इस्तेमाल होता है इथाइल एसीटेट। ठीक है, द रिएक्शन कहता है कि इथाइल अल्कोहल चाहिए हमें C2H5OH, ये लिखा हुआ है, प्लस क्या चाहिए साथ में, साथ में चाहिए हमें CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड कह रहे हैं। प्रोडक्ट बन रही है CH3COO, C2H5 जो है इथाइल एसिटेट, साथ में एक और चीज बन रही है जिसका नाम है वाटर। असल पंगा इसी का है। हमने रिएक्टेंट्स को इस तरह सेट करना है कि जब वो प्रोडक्ट बनाए ना, तो वो प्रोडक्ट बनाए, ये पूरी प्रोडक्ट ना बनाए, बल्कि यहाँ पर हम वाटर को निकाल बाहर करें। जब वाटर निकाल बाहर कर देंगे हम, तो फिर रिएक्टेंट्स मोर एंड मोर रिएक्शन करेंगे, ताकि हमारे पास और मोर एंड मोर प्रोडक्ट बनती जाए, जिसकी बुनियाद पर हम इथाइल एसिटेट मजीद अटेन करते जाएंगे। अगर आप वो रिएक्शन सॉरी वो जो लेक्चर पूरा अच्छे से समझ के आ चुके हैं ना ऊपर वाला, तो आपके लिए ये परेशानी की बात नहीं है कि हमने वाटर को रिमूव क्यों करना है। ठीक है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, बार बार बात रिपीट कर चुका हूं मैं। अब वाटर बन जाएगा ना अगर, तो फिर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, कभी ये बन रहा है फिर ये बन रहा है, एट अ टाइम सिस्टम के अंदर हमें इस ये सारा कुछ मिलेगा, ये चारों चीजें मिलेंगी सिस्टम के अंदर हमें। हमें सारा कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन के मुताबिक हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ये चीज। तो फिर हमने क्या करना है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम को जो कि अटेन हो चुका है, इसको डिस्टर्ब करना है। और डिस्टर्ब करने का हमें सवाब क्या मिलेगा, हमें इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमने यहाँ से इसको वाटर को निकाल के सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, ताकि ये वाला और ये वाला आपस में और मजीद मिलते जाएं, रिएक्ट करते जाएं और ये चीज बनाते जाएं। जब ये चीज बनती जाएगी तो वाटर भी बनता जाएगा, वाटर को हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, वाटर रिमूव होता गया और ये चीज बनती गई, ये चीज यानी कि फिर एक्सेस में बनती जाएगी, ये खुद ब खुद और मजीद मजीद ये रिएक्शन करते जाएंगे, ताकि हमारे पास इथाइल एसिटेट मजीद ऑब्टेन होता जाए। ठीक है ना, बात की अब लॉजिक समझ गए हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा डाइल्यूट H2SO4 यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पर ना आप डाइल्यूट H2SO4 लिख लो, बुक में भी लिखा हुआ था। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4।
कैटलिस्ट का तौर पे यूज हो रहा है। वन वे टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इथाइल एसीटेट इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन। वही बात जो ये कह रहा था ना, वो जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वही बात यहाँ पर आ गई है। कहता है हम ना अगर ज्यादा प्रोडक्ट चाहते हैं ना इस इथाइल एसीटेट की, तो इस पानी को ना निकाल बाहर करना है हमने। ठीक है। तो कहता है टू रिमूव वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज सून एज इट इज फॉर्म। जैसे ही जैसे पानी बनता जाएगा ना, तो हमें साथ साथ पानी को निकाल बाहर करना है। ठीक है। कहता है तो आप एक कोई मेथड बताओ, सजेस्ट अ सूटेबल मेथड टू विदड्रॉ वाटर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। पानी को निकालना तो है बाहर, लेकिन आप मेथड बताएं हमें कि हम ऐसा क्या तरीका अपनाएं जिससे हम इस पानी को बाहर कर सकें। ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल और बड़ा आसान आंसर लिखेंगे हम। एक एक ऐसा ड्राइंग एजेंट यूज कर लेंगे। ड्राइंग एजेंट का काम क्या होता है, कहीं पर भी उसने पानी देखना है, उस पानी को सुखा देना। ठीक है। तो हम कहेंगे, जवाब लिखते हैं, यूजिंग ड्राइंग एजेंट, सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल इस्तेमाल करेंगे। लाइक जैसे कि, असल बात यही है, इसको मैं लिखूंगा दूसरे टाइप से ताकि प्रोमिनेंट हो। लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया। CaCl, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है। और एनहाइड्रस क्या होता है, पिछले लेक्चर लिए हुए ना, लेक्चर नंबर 1 लिया, तो इस लफ्ज का मतलब मैं समझाया था डिटेल से। अभी के लिए ये समझ लो, एनहाइड्रस वो होता है जिसके अंदर से पानी को निकाल बाहर किया हुआ। ठीक है। तो ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस CaCl2 यूज कर लेंगे। अच्छा, रीजन लिख देते हैं इसकी। बिकॉज बिकॉज हम कहेंगे एनहाइड्रस CaCl2 एब्सॉर्ब करता है पानी को, एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर कौन सा है, ये जो ऊपर पूरा रिएक्शन लिखा है ना, एज अ होल के रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है। एज वाटर इज रिमूव, जब पानी निकाला जाएगा इसमें, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, कहाँ शिफ्ट होगा, शिफ्ट्स टूवर्ड, अभी तक सारी बातें समझ आ गई तो खुद बता दोगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट से राइट पे या फिर राइट से लेफ्ट पे। तो हमारा जवाब होगा कि इक्विलिब्रियम हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट। पानी निकल रहा है जो कि इन रिएक्टेंट्स को मजीद, ये कह रहा है कि तुम मजीद रिएक्ट करो ताकि हम दोबारा से ये चीजें बना लें और हमारा दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। अपने आप को इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश करना ही इनका मेन मकसद है। तो ये मोर एंड मोर रिएक्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये और ये प्रोडक्ट बनती जाएगी। फिर हम पानी को निकालेंगे तो बकाया सिर्फ ये रह जाएगी, इसको हम हासिल कर लेंगे। फिर ये रिएक्ट करेंगे, जब इनको नजर आएगा पानी तो निकल गया, हमारा इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो ये फिर ये रिएक्ट करेंगे, फिर हमारे पास ये और दोनों चीजें बनाएंगे। फिर जब पानी निकाल देंगे हम, तो फिर यहाँ पर ना इसके पास ये चीज रह जाएगी, इसको हम हासिल कर लेंगे। और फिर इनको पता लगेगा रिएक्टेंट्स को कि यार हमारे पास पानी की कमी फिर से होगी, ये फिर रिएक्ट करेंगे और फिर ये बनाएंगे। इस तरह साइकिल चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और फिर इससे हमें मोर एंड मोर इथाइल एसीटेट जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिलती जाएगी। तो बस खत्म करते हैं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट, तो रिएक्शन टाइप कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। फाइनल कंक्लूड करते हैं, दिस इंक्रीज द यील्ड, यील्ड कहते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है। दिस इंक्रीज द यील्ड ऑफ इथाइल एसीटेट। यार राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सारी बातें डिक्टेट करवाई हैं मैंने, तो साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है। नहीं समझ आई तो समझ राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो फिर ना आप वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ साथ साथ। तो बहरहाल इसका आंसर इतना ही है। क्वेश्चन बहुत लंबा था लेकिन इसका आंसर सिर्फ इतना ही है। हमने, इन्होंने कहा था सजेशन दो कोई, तो हमने इसको सजेशन दे दिया है। तो बहरहाल अब इस लेक्चर को डिटेल से, बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये, इसको हमने पढ़ लिया। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के लग रहे हैं शक्ल से ही, तो आपने इनको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। और एक नेकी का काम और करना है, अगर वीडियो के एंड तक आ गए हो, यहाँ तक, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर आपने नेकी का काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और एंड स्क्रीन पर आपको जो है ना शो हो रहे होंगे कुछ लिंक्स, जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आपने वहां पर जाके कोई भी लेक्चर लेना हो ना फुल बुक में, तो आपको पूरी बुक के लेक्चर